हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि आया था 2002 में। और ये पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में। तो जिसके भी यूनिवर्सिटी में ये मतलब जो बच्चे बीएड कर रहे हैं और उनके सिलेबस में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो हो सकता है उनके सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर टॉपिक हो। तो जिसके भी ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकते हैं, और जिसको भी इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखो हुआ क्या था, 1993 से लेके 2002 तक एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो भी एशियन एंड पैसिफिक रीजन थी, अगले 10 साल के लिए। अगले 10 साल कौन से थी, 2003 से लेके 2012 तक। अब हुआ क्या, जब नया एक्सटेंशन हुआ तो इसमें हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी ओट्सुशिगा जापान में 25 टू 28 अक्टूबर के बीच में 2002 में। अब यहीं पे बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया, और इसकी फुल फॉर्म मतलब पूरा इसका नाम ये है कि बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव बैरियर फ्री एंड राइट्स बेस्ड सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। मतलब पैसिफिक, इसी को कहते हैं BMF। और बेसिकली बीवाको क्यों नाम पड़ा, बीवाको क्या है ना, जापान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर के लेक है, जो कि सीगा में स्थित है, सीगा में है। और सीगा में ही ये मीटिंग हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको डिटेल थोड़ी पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हुआ क्या, देखो BMF क्या करता है। BMF ये सुनिश्चित करता है, ये हेल्प करता है, डिसाइड करता है कि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं एशियन एंड पैसिफिक रीजन में, तो वो डिसेबिलिटी कंसर्न को अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोग्राम्स में उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसको सम्मिलित करें, उसको इंटरनलाइज करें अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में। ठीक है, और जो भी UN का टारगेट है ना, UN मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, उनको पूरा किया जा सके। राइट, जैसे होता है कि सपोज 10 कंट्री हैं एशियन एंड पैसिफिक रीजन की, और उनमें से 8 काम कर रही है, तो BMF जिसने जिसने साइन किए हैं उन सभी को ये सभी चीज़ें मतलब पॉलिसीज और प्रोग्राम में उसको अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में डिसेबिलिटी कंसर्न को इंक्लूड करना होगा। राइट, तो वो चीज़ें, तो BMF के जरिए वो मतलब एक ऑर्डर सा देता है, या कि सभी नेशंस अपनी पॉलिसीज प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, चलो इसमें प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होती है, उद्देशिका आप कह सकते हो, विजन पूरी फ्रेमवर्क का। तो इसमें कुछ विजन्स दिए हुए, मतलब प्रियम्बल में कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो उस टाइम ये जो नंबर था वो था टोटल, आई थिंक 800 मिलियन डिसेबल पीपल थे पूरी दुनिया में। और ये रिपोर्ट क्या कहती थी कि 400 मिलियन डिसेबल पीपल केवल और केवल एशियन पैसिफिक रीजन में है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि वो कैपेबल है, ऐसा नहीं वो कैपेबल नहीं है, वो पूरी तरह से कैपेबल हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, या पर्टिकुलर उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। लेकिन क्या हो रहा था, इनको एक्सक्लूड करा गया था, कहाँ कहाँ से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, जो भी मौके थे, उनको एक्सक्लूड किया गया था। तो ये इन्हीं पे फोकस करना चाहते थे भाई, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मिले, सब कुछ हो। राइट, और क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी मिले PWDs को। PWD क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कहाँ पे, एशियन एंड पैसिफिक रीजन में। चलो देन आते हैं इसी प्रियम्बल के अंदर, थर्ड पॉइंट में ये कुछ बातें लिखी गई हैं। तो ये क्या कहता है कि 12 पॉलिसीज एरिया बताता है कि किन पे काम किया जाना है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। कौन कौन से हैं वो,
नेशनल कोऑर्डिनेशन है, लेजिस्लेशन है, मतलब कानून बनाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक अवेयरनेस एनहेंस करना, एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन को एनहेंस करना, शिक्षा को एनहेंस करना, क्योंकि शिक्षा सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, प्रिवेंशन ऑफ कोज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जो भी डिसेबिलिटी का कोज है उसको कम करना या उससे प्रिवेंट करना, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को और ज़्यादा एनहेंस करना, असिस्टेड डिवाइस जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे देना या प्रोवाइड करना, ठीक है। देन है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो आपस में मदद करती हैं एक दूसरे की, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम की, मतलब किसी पर्टिकुलर इशू के लिए काम करती हैं, है ना, या प्रॉब्लम्स को लेके काम करती हैं। देन है रीजनल कोऑपरेशन। तो ये 12 पॉलिसीज एरिया हैं। इसी 12 पॉलिसीज एरिया के बाद क्या कहा इन्होंने कि 107 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, और ये कहाँ पे डिसाइड हुए थे, कब अडॉप्ट किए गए थे? ये अडॉप्ट किए गए थे 1995 में यूएन के द्वारा। 1999 में ये और स्ट्रेंथन हुए, और जो 56th सेशन था 2000 में उसमें ये और ज़्यादा एंडोर्स हुए। तो ये बेसिकली कहता है कि 12 पॉलिसीज एरिया और 107 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है ताकि जो गोल्स हैं बीएमएफ के उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये ऐसी गाइडलाइंस देता है। देन 4th नंबर पे क्या है, ये कहता है कि स्टैंडर्ड रूल्स हो ताकि इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, मतलब इसको इम्प्लीमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए। देन ये बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट को लेके। पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से? पैराडाइम बेसिकली क्या होता है, हमारा नज़रिया, काम करने का तरीका, या कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं। तो देखो, पहले ये कहते थे कि चैरिटी बेस्ड अप्रोच से पैराडाइम को शिफ्ट करके क्या करना है, राइट्स बेस्ड अप्रोच, है ना। क्योंकि क्या है, देखो, जो भी धरती पे जिसका मानव जन्म हुआ है, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग सभी के कुछ राइट्स है ना, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, कि उनको बैरियर फ्री, मतलब इंक्लूसिव होने का राइट है, उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनके राइट्स सुनिश्चित होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट लाओ, चैरिटी बेस्ड अप्रोच ना हो, सिंपैथी ना दे दिखाएं लोग, एम्पैथी शो करें, ठीक है। और जो भी ज़रूरी राइट्स हैं डिफरेंटली एबल पीपल की, उनको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स अच्छे से याद करना आपको, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको लिखने में आसानी होगी। देन इन्होंने कहा कि सिग्नेटरीज को इंक्रीज करना, जो भी कंट्रीज हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बीएमएफ में। सपोज एशियन पैसिफिक रीजन में सपोज 20 कंट्री हैं फॉर एग्जांपल, और 20 में से 10 ने सिग्नेचर किए कि भाई हम इसके तहत अपनी पॉलिसीज को एनहेंस करेंगे, तो इसका नंबर और एनहेंस करना कि सभी कंट्रीज या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस पर्टिकुलर रीजन में इस फ्रेमवर्क पे साइन करें, और अपनी नेशन में जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो ज़्यादा फ्रेंडली हों, किसके लिए, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, राइट। चलो देन 5 में क्या है, तो विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन टू प्रोमोट एन इंक्लूसिव बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द रीजन। अब इनका मतलब क्या है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो इंक्लूसिव ये कहते हैं कि सोसाइटी फॉर ऑल। देन ये बैरियर फ्री से इसका मतलब है, ये कहते हैं कि ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर एज वेल एज सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैरियर्स, कि जो भी फिजिकल बैरियर है, एटीट्यूडनल बैरियर है, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल बैरियर है, इनको दूर किया जाए। देन राइट बेस्ड का मतलब क्या बताते हैं ये कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हो, इंक्लूडिंग द राइट टू द डेवलपमेंट, कि वो अपनी खुद की भी तरक्की कर सकें, अपना विकास कर सकें, ये भी राइट होंगे, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब मेन पॉइंट है, इसको प्लीज याद रखना। देन ये कहते हैं कि जो भी बीएमएफ है, मतलब जो भी इसके काम है, जो भी एक्शन है, वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के मैंडेट और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही हो, उसी कंटेक्स्ट में, है ना। मतलब यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं टाइम टू टाइम, और सभी कंट्रीज उससे कनेक्ट हैं यूएन से, तो सभी क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। तो ये कहता है कि
पीएमएस को भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है, चलो और क्या है, बीएमएफ इसमें भी हेल्प कर सकता है कि जो भी यूएन के एमडीजी हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, ये 8 गोल्स हैं, आप जाकर नेट पे पढ़ना इसके बारे में, तो इसको भी पूरा किया जा सके। तो प्रीएम्बल हमने पढ़ लिया। देन आते हैं प्रिंसिपल एंड पॉलिसी डायरेक्शन, कि किन सिद्धांत पे काम होगा, राइट। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि प्रॉपर लेजिस्लेशन लाना, मतलब कानून लाना, और पॉलिसीज लाना ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफॉर्मेशन में एंड कम्युनिकेशन में, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में, सोशल सर्विसेज, और भी जो भी क्षेत्र है उन सभी में ऐसा कानून हो जिससे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। तो ये प्रिंसिपल है, मतलब इस प्रिंसिपल पे काम होगा इस पॉलिसी में, ऐसा उस टाइम कहा गया था। देन इन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी डायमेंशंस को हर एक फील्ड में इंक्लूड करना। ठीक है, जो भी नए हैं और जो भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं सभी में ऐसा प्रावधान लाना ताकि वो सभी जगह अप्लाई हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, चाहे वो पॉलिसीज, प्लान्स हैं, प्रोग्राम है या स्कीम है। देन इन्होंने कहा एस्टेब्लिश और स्ट्रेंथन, मजबूत करना किसको, नेशनल कोऑर्डिनेशन कम्युनिटीज को जो भी डिसेबिलिटी की थी, ताकि इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके पॉलिसीज का, राइट। देन इन्होंने कहा कि जो भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनकी डेवलपमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट करना, और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको नेशनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना, ताकि डिसेबिलिटी के लिए और ज़्यादा काम हो सके और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, खासकर वीमेंस को जिनमें डिसेबिलिटी है, और उनका भी पार्टिसिपेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब भी कोई भी इशू होता है हमारी सोसाइटी में, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना। सपोज करो सबकी अलग अलग कम्युनिटीज होती है ना, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है। तो अगर पीडब्ल्यूडी का एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो जब नेशनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती हो तो उनके ग्रुप की भी राय लेना। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो फील कर सकते हैं ना, वो पर्सनली उन प्रॉब्लम से डेली लाइफ में डील करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सजेशन प्रोवाइड करेगा? यही लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इनकी मदद लेना डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, मतलब नेशनल पॉलिसी जब बनती है तो इन सभी की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इनकी प्रॉब्लम्स के बेस पे सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, राइट। और जिन वीमेंस को दिक्कत है, जिन वीमेन में डिसेबिलिटीज हैं, तो उनको भी पार्टिसिपेट करवाना। तो ये सब चीज़ें थी प्रिंसिपल में। देन 5th प्रिंसिपल क्या है? देन इन्होंने कहा कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनको एक इंटीग्रल पार्ट बनाना, ताकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को भी पूरा किया जा सके। ये प्रीएम्बल में भी लिखा है, प्रिंसिपल में लिखा है, तो इससे पजल मत होना। और उस टाइम देखो ये डिसेबल पर्सन ही था, तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में इंडिया में चेंज हुआ है कि अब हम डिफरेंटली एबल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने आप में यूनिक हैं। चलो, देन जो भी डाटा कलेक्शन टेक्निक है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको और ज़्यादा मजबूत करना, और एनालिसिस और अच्छे से होना। क्योंकि जब हमारे पास डाटा होता है अच्छे से, हमें पता होता है कितने लोग अफेक्टेड हैं, है ना, तभी हम अच्छे से पॉलिसी बना पाते हैं कि भाई क्या क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे उस प्रॉब्लम के, राइट। तो इन्होंने यही कहा कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस को बहुत ज़्यादा अच्छा करना, ताकि पॉलिसी का डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। देन इन्होंने कहा कि एडप्टिव पॉलिसी ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इन ऑल मल्टी सेक्टोरल एरिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्ली इंटरवेंशन। अगर स्टार्टिंग एज में पता चल जाता है तो हम बहुत सारी डिसेबिलिटीज को स्टार्टिंग में ही रोक सकते हैं। तो ये कैसे होना था? इन्होंने कहा एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन या स्वास्थ्य और पुनर्वास के थ्रू। देन सोशल सर्विसेज होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कि बर्थ से लेके 4 साल तक काम करती हूँ इसके लिए, मतलब अर्ली इंटरवेंशन के लिए। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग एज पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके। चलो, देन ये कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को और ज़्यादा मजबूत करना,
ताकि जो भी कॉजेस हैं, जो भी कारक हैं डिसेबिलिटी होने के, जो भी कारण हैं डिसेबिलिटी होने के, उसको रोका जा सके, रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास अच्छे से हो, अपॉर्चुनिटीज का इक्वलाइजेशन अच्छे से हो PWDs के लिए, राइट। देन उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अच्छा होगा ना, तभी उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बन सकता है, तभी इंक्लूसिवनेस आएगी। सपोज करो कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे रैंप नहीं है, वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, वहाँ पे हेयरिंग एड नहीं है, वहाँ पे अच्छे से मतलब क्या कहते हैं, बोर्ड्स नहीं है, साइन बोर्ड्स नहीं है, तो कैसे इंक्लूसिवनेस को बढ़ाया जा सकता है, आप खुद सोचो, है ना। तो सभी कुछ होना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बन सके और वो हर एक जगह जा सके विदाउट एनी हेल्प, राइट। चलो देन पढ़ते हैं और आगे। तो PMF क्या करता है, 7 टारगेट्स एंड एक्शन इन द प्रायोरिटी एरिया है इनकी, मतलब ये लाइन ये है, टारगेट्स एंड एक्शन इन द प्रायोरिटी एरिया। तो ये कुछ 7 प्रायोरिटी एरिया है इनके कि किस पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा। तो इन्होंने ये दिया है, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड रिलेटेड फैमिली एंड पेरेंटल एसोसिएशन। तो जैसे मैंने बताया, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनका एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उनके फैमिली का ग्रुप है या उनकी पेरेंटल एसोसिएशन है, तो उनके काम को और ज़्यादा एनहेंस करना, ठीक है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हें पता है, तो वो गवर्नमेंट को और ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। तो 7 में से एक ये था। देन है वीमेन विद डिसेबिलिटी। देखो वीमेन स्टार्टिंग से ही हमारी सोसाइटी में रहा है कि, है ना, उनको एक बैकवर्ड रखा गया है। तो कई सोशलिस्ट ये मानते हैं कि अगर वीमेन में डिसेबिलिटी है तब तो और बुरी बात है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए सभी पॉलिसी कहती हैं कि वीमेन को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके हों, प्रॉपर रिजर्वेशन हो, ताकि वो भी अच्छे से, मतलब जो भी उनका राइट है वो उन्हें मिले, राइट। तो 7 में से सेकंड ये था। देन है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन, कि जितनी जल्दी पता चलेगा किसी डिसेबिलिटी का और अगर उसे रोका जा सकता है टाइम पे, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो ये भी होना था। देन ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो आजकल क्या है, NEP 2020 के बाद, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा एनहेंस करने की बात कही गई है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम इंडिविजुअल को ट्रेन कर देंगे, वोकेशनल स्किल सिखा देंगे, ताकि वो खुद अपनी ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर सके, तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है एसेस टू बिल्ट एनवायरनमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें वही बात आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं वो उनको एक्सेस कर सकें, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो सब का एक्सेस PWDs को हो। देन पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम। देखो जब गरीबी के लेवल से लोग ऊपर जाएंगे तो उनके जीवन का स्तर धीरे धीरे अच्छा ही होगा। अच्छा इन द सेंस कि वो मतलब जो भी असिस्टिव डिवाइसेस है उनको अफोर्ड कर सकेंगे। तो जब पॉवर्टी इम्प्रूव होगी, उसमें एलिवेशन आएगा, मतलब वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर जाएंगे तो अपने आप को और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें ये भी माना गया है कि गरीबी से लोगों को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, सोशल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसके 7 प्रायोरिटी एरिया प्लीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो देन ये कैसे इन 7 को देखते हैं, कैसे लिंक है आपस में, ठीक है।
तो देखो, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बीच में इन्होंने क्या रखा है, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रखी है, देन वीमेन विद डिसेबिलिटी रखा है। तो इसको एक सर्कल में रखा है और ये बाकी चीज़ों से कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले वही जो हमने पढ़ा है, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। देन एक्सेस टू बिल्ट एनवायरनमेंट एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, देन पॉवर्टी एलिविएशन, देन अर्ली डिटेक्शन। तो बीच में इन चीज़ों को रखा है, साइड में इन चीज़ों को रखा है। मतलब ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मतलब सरकार क्या करती है ना, सरकार ये सोचती है कि जब सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही, या सरकार इतनी सक्षम नहीं है, या वो कैपेबल नहीं है कुछ पॉलिसी के कारण, और अगर कोई एनजीओ काम कर रहा है उस फील्ड में, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही, तो उसी को सशक्त कर दें, ठीक है, उसी को स्ट्रेंथन कर दें, ताकि वो लोगों के लिए मदद करे। तो इसलिए जो भी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इसीलिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट करेंगे आपस में, ये स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे, तो लेवल अच्छा होगा। वीमेन विद डिसेबिलिटी जो है वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगी, तो बाकी चीज़ों पे भी काम हो सकता है। देन इसमें एक और चीज़ थी, अब जो भी प्रायोरिटी एरिया है, सपोज वीमेन विद डिसेबिलिटी है, तो उसमें क्रिटिकल इशू को पहचानना। देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहाँ पे अप्लीकेबल हो सकता है। देन विवाको फ्रेमवर्क का टारगेट क्या है। देन क्या एक्शन करेंगे, क्या काम करेंगे ताकि वो टारगेट्स को पूरा किया जा सके। उस तरह से ये आइडेंटिफाई होंगे। समझ रहे हो आप? जैसे इसमें ये चारों चीज़ें होंगी, इनमें ये चारों चीज़ें होंगी, मतलब सभी में इनके बेस पे कि उसमें क्रिटिकल इशू क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहाँ पे अप्लीकेबल है, कौन सा टारगेट है विवाको फ्रेमवर्क के जरिए, और कौन सा एक्शन हम कर सकते हैं ताकि उन टारगेट्स को अचीव किया जा सके। तो जो भी प्रायोरिटी एरिया हैं उनमें इन चारों चीज़ों को पहचाना जाएगा, देखा जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राइट, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो देन ये बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होगी विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में। देन उन्होंने कहा कि नेशनल प्लान ऑफ एक्शन होगा 5 years ऑन डिसेबिलिटी। देन होगा प्रोमोशन ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच टू डिसेबिलिटी इशू। देन होगा डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक, कॉमन डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी फॉर प्लानिंग। मतलब उनका डाटा होना भी बहुत ज़रूरी है। डाटा नहीं होगा तो हमें क्या पता कितने लोगों के लिए हमें प्रोग्राम चलाना है, कितने लोगों को इम्पैक्ट करना है ना, कितने लोगों के लिए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। तो डाटा जब अच्छे से होगा, स्टैटिस्टिक होगी हमारे पास, तो हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। देन उन्होंने कहा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को और ज़्यादा मजबूत करना ताकि प्रिवेंशन रुके, डिसेबिलिटी का रिहेबिलिटेशन को एनहेंस करना, एम्पावरमेंट करना डिफरेंटली एबल लोगों को। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस तरह से काम होना था विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क में। देन कॉपरेशन एंड सपोर्ट इन परसुएंस ऑफ द PMF फॉर एक्शन। तो ये क्या चाहते थे, सब रीजनल कॉपरेशन चाहते थे एंड कोलैबोरेशन चाहते थे कि सभी आपस में मिलकर काम करें। रीजनल कोलैबोरेशन चाहते थे और इंटर रीजनल कॉपरेशन चाहते थे। मतलब सभी कंट्री, सभी रीजन एक दूसरे को हेल्प करे, राइट। अब जब सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सपोज इनको अलग प्रॉब्लम फेस हुई, इनको अलग, तो दोनों की शेयरिंग होगी और सभी कंट्री मतलब एक कॉमन गोल को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। देन मॉनिटरिंग एंड रिव्यू कैसे होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिसी, फ्रेमवर्क, प्रोग्राम में मॉनिटरिंग एंड रिव्यू बहुत ज़रूरी है। इवन हमारी पर्सनल अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें मॉनिटरिंग और रिव्यू करते रहते हैं कि भाई हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कहाँ पे जाना है। तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड रिव्यू बहुत ज़रूरी है। कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल एंड सब रीजनल मीटिंग्स कि टाइम टू टाइम मीटिंग होती रही, कौन कहाँ पे पहुँचा है उसका डाटा हो। रीजनल वर्किंग ग्रुप टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, कि रीजनल वर्किंग ग्रुप कोऑर्डिनेट करे, मॉनिटर करे कि PMF कैसे फॉलो हो रहा है। देन मिड पॉइंट रिव्यू, मिड पॉइंट रिव्यू क्या है कि, है ना, बीच में भी मीटिंग्स या रिव्यू कमेटी बैठनी चाहिए कि पॉलिसी कहाँ पे पहुँची है, कहाँ पे चल रही है, किस तरह से वो गोल को अपने हासिल करने वाली है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था, और ये
31 पेजेस की रिपोर्ट है। ये इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैंने पढ़ा है, ये यूएन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है। बाकी तो मैंने ये पूरा ही कवर कर लिया है, राइट। लेकिन फिर भी आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो आप आराम से जाके पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।